नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। इस कोलराउस नियम के अनुप्रयोग हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज का जो चौथा पार्ट है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कोलराउस के द्वारा दिए गए जो 3 अनुप्रयोग थे उन तीनों अनुप्रयोगों को आपको अच्छे से समझना है। जो सेकंड अनुप्रयोग था उसमें उसको विशेष तौर से ध्यान रखना है और उसमें आपको जो मान दे रखा है सांद्रता की कहीं दे रखी है 0 समय पर, उसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना है। आज कोलराउस का अनुप्रयोग नंबर हम 4 की बात करेंगे और जो कोलराउस का अनुप्रयोग नंबर 4 है वह है अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। कि अनंत तनुता है और उस अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी हेडिंग कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। सबसे पहले हमें पता है कि जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उन दुर्बल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से आयनन या वियोजन नहीं होता है। जब उनका पूर्ण रूप से आयनन या वियोजन नहीं होता है तो पूर्ण रूप से आयनन या वियोजन नहीं होता है और उसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी होती है तो उनके लिए हम 3 प्रकार के प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी भाषा में ये लिखोगे कि जो भी आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें से लिखोगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से आयनन या वियोजन नहीं होता। तो जो भी आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उन दुर्बल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से आयनन या वियोजन नहीं होता है। अतः इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें 3 प्रकार के प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। अतः इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। अब आपको यदि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें कितने प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है? 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है। अब 3 प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे हम बात करते हैं कि CH3 COOH की मोलर चालकता। अब आपको CH3 COOH की जो मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। मोलर चालकता का मान CH3 COONA। अब एक तो आपको इसमें क्या लेना है? CH3 COO लेना है, एक NaCl लेना है, एक क्या लेना है आपको? HCl लेना है। एक तो ले लिया आपने CH3 COONA, एक लेना है आपको NaCl और एक क्या लेना है? HCl। कि CH3 COOH की मोलर चालकता का मान CH3 COONA NaCl व HCl की सहायता से ज्ञात करते हैं अब देखो ये 3 इकाइयां आपके पास में, इन तीनों इकाइयों के द्वारा हम CH3 COOH की क्या ज्ञात करेंगे? मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। यहां पर से विशेष तौर से ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों जो समझने का जो तरीका उसका अकॉर्डिंग ध्यान रखना, उसके अनुसार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देंगे, उसको करना है।
अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे कि CH3COOH, इसको यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या लिखते हैं CH3COO प्लस H प्लस, ये चीज लिखते हैं। अब यदि इसको हम अपघटनीय रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस। ये चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये चीज ज्ञात करनी है तो आपके पास में तीन प्रबल विद्युत अपघट्य दे रखे हैं। उन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्यों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसके बाद में सेकंड वाला, उसके बाद में थर्ड वाले की बात करते हैं। देखो CH3COONA अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा CH3COO प्लस Na प्लस। इसको किस रूप में लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COONA अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस। इसको समीकरण कौन सा लेना है आपको, 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद में हम यदि आगे की बात करते हैं, 2 नंबर की बात करते हैं कि NaCl अभिक्रिया करके Na प्लस Cl माइनस। तो लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, समीकरण नंबर 2। इसके बाद में तीसरे की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे HCl अभिक्रिया करके H प्लस Cl माइनस। इसको लिखेंगे लैम्डा इन्फिनिटिव Cl अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 3। अब आपके पास में 3 प्रबल विद्युत अपघट्य थे, तीनों की आपने समीकरण लिख दी। अब तीनों की समीकरण लिखने के बाद में ये ज्ञात करना है कि समीकरण 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। इनमें से किन्हीं 2 समीकरणों का योग करना है, एक समीकरण को क्या करना है, इसमें से घटाना है। 2 समीकरणों का योग कैसे करोगे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे आपके पास समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है और समीकरण नंबर 3 ये है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण आपको 1 व 3 को जोड़ना है, 2 को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 ये है लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COONA अभिक्रिया करके, इसके बाद में क्या लिखना है, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव। देखो पहले आप इसमें समीकरण नंबर 1 के अभिकारक लिख दो, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद में समीकरण नंबर 3 के उत्पाद, तीनों का अभिकारक लिख दो लैम्डा इन्फिनिटिव HCl माइनस समीकरण नंबर 2 का लिख दो लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl। अब अभिक्रिया का चिन्ह लगाओ, अब इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे आप, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस Na प्लस, यहां प्लस जोड़ना है लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। अब क्या करना है, घटाना है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस, चिन्ह किसका है यहाँ पे, प्लस का, यहाँ पे आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समीकरण है, यहाँ से Na से Na क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे Cl से Cl क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास में जो चीज बचती है उसको हमें लिखना है, तो किस रूप में लिखेंगे, देखिए इनको कि यहाँ पे एक बार वापस देख लो, उसके बाद वापस कर लेते हैं कि ध्रुवल विद्युत अपघट्य के पूर्ण रूप से आयन या वियोजन नहीं होता है, अतः इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों का उपयोग करते हैं। जैसे कि CH3COOH की मोलर चालकता का मान CH3COO NaCl और HCl की सहायता से ज्ञात करते हैं,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको CH3COOH दे रखा है, इसका आपने अपघटन किया तो CH3COO प्लस HCl प्लस H के रूप में आ गया, अपघटन के रूप में इस प्रकार से लिख दिया। अब CH3COONA का रूप ये दोनों रूप लिख दिए, NaCl का ये रूप लिख दिया और HCl का ये रूप लिख दिया। अब आपके पास में समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण है, तो समीकरण 1 व 3 का योग किया, यानी इसका और इसका क्या किया आपने योग किया और घटाया किस समीकरण को 2 नंबर को। तो घटाने के बाद में ये स्थिति प्राप्त हुई। इसमें आपको ये ध्यान देना, अब विकारक पहले लिख दिए कि समीकरण 1 का और 3 का ये किसका है 2 का विकारक है, और इसके बाद में उत्पाद में 1 का 3 का और 2 का। ठीक है, अब इसको आपको किस प्रकार से सोल्व करना आगे देखिए, हम आगे करते हैं, इसको ध्यान देना था। अब यहां पे आपके पास में ये स्थिति है, इसको ऐसे लिखना है कि लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl। अब विक्रिया करके यहाँ पे शेष क्या बचता है उसको लिखना है, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस, ये चीज शेष बचती है। अब देखिए ये चीज आपके पास में उत्पाद में है, यहाँ पे ये उत्पाद में बचती है नहीं बचती है, ये चीज सेम यहाँ पे बचती है। आप इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकते हो कि लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl, अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH। तो ये यौगिक आपको प्राप्त हो जाता है और ये यौगिक हमें प्राप्त करना था। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के समझ में नहीं आया है तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये चीज यदि आपको समझ में आ जाती है तो इससे आने वाला न्यूमेरिकल इक्वेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको एक बार साथ साथ नोट कर लेना और सभी मित्रों तक इसको शेयर भी कर देना और लाइक जरूर करना है ना। अब यदि हम इसकी आगे की बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम आगे सोल्व करते हैं, तो यहां तक एक बार कंप्लीट होता ही। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब देखो विद्युत अपघटनीय सेल आता है टॉपिक, लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल से पहले हम एक न्यूमेरिकल इक्वेशन कर लेते हैं। इसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वह आप ही को करने हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है KCl HCl व CH3COOK, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा हुआ है कि KCl HCl CH3COOK के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव m के मान क्रमशः 149.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं आगे दे रखा है इसको 114.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो CH3COOH के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव m का मान ज्ञात करो। अब देखो ये चीज आपको दे रखी है, इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इधर देखिए ये आपका क्वेश्चन है। यदि इस प्रकार का बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इसके जो अंक बाहर रहेगा कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीजें दे रखी है, 3 चीजें, प्रबल विद्युत अपघट्य दे रखा है और ये कैसा दे रखा है आपको, दुर्बल विद्युत अपघट्य दे रखा है।
सबसे पहले यदि हम दिए गया की बात करते हैं, क्या आपको दिया गया है? दिया गया हम दे रखा है आपको KCL, और KCL का कितना मान दे रखा है? 149.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नंबर 2 दे रखा है आपको HCl। सबसे पहले KCL की बात करते हैं, तो KCL का आप अपघटन किस प्रकार से करते हो उसको देख लेते हैं कि KCl अभिक्रिया करता है, क्या बना था? K प्लस Cl माइनस, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटिव KCl अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव K प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। इसको हम समीकरण संख्या कौन सी देते हैं? 1। इसके बाद में नंबर 2 दे रखा है आपको HCl, इसका मान कितना दे रखा है आपको? वह दे रखा है 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको किस रूप में लिख सकते हैं? HCl अभिक्रिया करके H प्लस Cl माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटिव HCl लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, समीकरण नंबर 2। नंबर 3 क्या दे रखा है? CH3COOK, इसका मान कितना दे रखा है आपको? इसका दे रखा है 114.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही दे रखा है। इसमें आपको लिखना है CH3COOK अभिक्रिया करोगे तो CH3COO माइनस प्लस K प्लस, इसको क्या लिखोगे? लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOK अभिक्रिया करेगा क्या लिखोगे? लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव K प्लस। अब यहां पे देखिए, ये आपके पास में 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरण से आपको यौगिक दे रखा है ये। यदि इसकी हम बात करें कि इसका अपघटन क्या होता है, इसको हम सरल करके ऐसा लिख सकते हैं कि CH3COOH है, इसको एक बार मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, CH3COO माइनस H प्लस, और लैम्डा के रूप में लिखूं, क्या लिखूंगा? अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस, ये लिख सकते हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है? ये ज्ञात करना है पहले, अर्थात तीनों समीकरणों से। तो इन तीनों समीकरणों में से आपको ये ज्ञात करना है, तो इसमें क्या लिखोगे? समीकरण 2 व समीकरण 3 का योग करके समीकरण 1 घटाने पर ये लिखोगे। इसमें आप ये लिख सकते हो समीकरण 2 व 3 का योग करके समीकरण 1 घटाने पर। तो मैं अब सीधा सा लिख रहा हूं इसका मान, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, और यदि आप इसको एक रूप में लिखना चाहो देख लो एक बार के लिए किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, आप लिखोगे 2 और 3, 2 के लिए क्या था? लैम्डा इन्फिनिटिव HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOK माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव KCl अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस Cl माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव K प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव, अब माइनस एक नंबर करनी है तो K प्लस, ये किसका चिन्ह है? प्लस का, यहाँ पे किसका जाएगा? माइनस का, लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, ये रहेगा। अब इसमें आपको सरल करने के लिए क्या देखना, देखो यहां से K से K कैंसिल हो जाएगा और Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, बचा यही। तो यहीं पे हम इसका क्या रख देते हैं? मान रख देते हैं। तो मान कैसे रखना है? ये समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, एक को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो घटाने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे देखो घटाने के रूप में किस प्रकार से लिखना है? 1 और 2, समीकरण 2 का मान कितना था भाई आपके पास में? 425.9 प्लस ये समीकरण 2 का मान प्लस 3 का क्या मान था? 114.4 माइनस 149.8, यही मान था। इन दोनों का योग करो, इसको घटाओ दे। अब यहाँ पे कितने 9, यहाँ पे कितने 4, तो 9 4 कितने होते हैं? 13, 1, यहाँ 5 5 कितने होते हैं? 10, यहाँ पे कितना आता है? 1 2 1 3 1 4, अब यहाँ पे 4 1 5, ये कितना आते हैं? 540.3
-149.8 ये क्या आती है। अब इन दोनों को आप सरल कर लेना, 540.3 और 149.8 को आप माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 13 और 13 होंगे, 13 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। यहाँ पे कितने थे 9, 9 में से 9 गया क्या बचा 0, 4 में से 4 गया कितना बचा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 4, सॉरी यहाँ पे देखो 3 रहेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई आपने उदाहरण है यहाँ पे 3 रहेंगे। अब यहाँ पे 13 में से कितने गए 4 गए। अब 13 में से यदि यहाँ पे 4 जाते हैं तो कितने शेष रहते हैं भाई 13 में से 4 गए, ये यहाँ पे देखो 4, 13 में से क्या गए 4 गए, तो यहाँ पे कितने हो गए 9 और यहाँ पे कितने 390.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो उनको सरल करना है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट बॉक्स में भेज देना, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कल की जो क्लास को एक बार आप देखने के बाद जो भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके वापस बता दिया जाएगा। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसमें और देखो अब इसको एक तो आपने इतना लंबा किया, यदि आपको शॉर्टकट करना हो उसको तो कैसे करना है ध्यान देना। यहाँ पे एक तो इतना लंबा प्रोसेस था इसका, और शॉर्टकट में आप सीधा सा समझने के लिए देखो आपको क्या करना है, ध्यान देना कि इसको किया कैसे जाता है डायरेक्ट। ये समीकरण कहीं पे 2 घट रही है, कहीं पे 3 घट रही है, क्या मैटर उसको ध्यान देना एक बार। जैसे आपके पास में ये कहीं है 3 KCl है, इसको आप सीधा से लिखो K प्लस और Cl माइनस। दूसरी क्या है HCl, इसको लिख दो H प्लस Cl माइनस। उसके बाद में क्या CH3COO है, इसको लिख दो CH3COO माइनस K प्लस। अब आपको ज्ञात क्या करना था, CH3COOH था, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, आपको ये चीज पता करनी है। अब ये कहीं इनमें से ये देखो कि सबसे पहले तो CH3COO किसमें, इनमें से इसको आप 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, दे दी। अब यहाँ पे CH3COO किसमें, एक तो ये इकाई यानी फाइनल है, एक देखो H प्लस किसमें, इसमें। तो फाइनल ये क्या हो गया, इन दोनों का क्या हो जाएगा योग पे क्या लिख दोगे, 2 और 3 को जोड़ना है और बची कौन सी ये, इसको क्या कर देना आप माइनस कर देना, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी तो ये K इससे कैंसिल हो जाएगा, ये Cl इससे कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट सीधा सा लिख देना कि समीकरण 2 3 को जोड़ना है तो 2 का क्या मान था आपके पास में ये, और 3 का क्या मान है, ये दोनों को जोड़ देना और 1 का मान को क्या कर देना आप माइनस कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। तो यहां तक शब्द समझ में आना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को चीज समझ में नहीं आए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। अब देखो इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक आता है वह आता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, सबसे पहले तो हम विद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं इसके बारे में इसकी परिभाषा लिखनी है, और इसकी परिभाषा ऐसा लिखनी है, इसमें लिखना है ऐसा सेल या युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसा सेल या युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कर देता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इसमें लिखो ऐसा सेल या युक्ति, ऐसा सेल या युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसा सेल या युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे
विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब जैसे में लिखा आप ये लिख सकते हो उसमें कि इसको आप क्या कहते हो, गैल्वेनिक सेल, या क्या हो सकता है ये डेनियल सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। तो ये इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि गैल्वेनिक सेल क्या है या डेनियल सेल क्या है। कि जो सेल या जो युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर रही है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है, उसे विद्युत रासायनिक सेल की संख्या में देते हैं। अब यदि हम बात करेंगे डेनियल सेल के परिपथ चित्र की, उसको देखते हैं हम डेनियल सेल का परिपथ चित्र किस प्रकार से है, या उसको किस प्रकार से हम बनावट क्या है उसकी क्रियाविधि क्या है, उसके बारे में बात करते हैं डेनियल सेल के बारे में। ये डेनियल सेल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसके संरचना चित्र भी पढ़ा होगा। सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है डेनियल सेल। अब देखो एक चीज है, सबसे पहले डेनियल सेल को समझने से पहले अब जितने भी सेल आए, अब बचे केवल आपके सेल और एक टॉपिक बचा है नैनसेट समीकरण। सभी सेलों की जो रासायनिक समीकरण है कि वे किस प्रकार से परस्पर क्रिया करते हैं, बनावट आपको केवल ध्यान होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वे केमिकल रिएक्शन है कि ये कौन सा इसमें कैथोड पंख होता है, कौन सा एनोड पंख होता है, कैथोड पे कौन क्रिया कर रहा है, एनोड पे कौन क्रिया कर रहा है, परस्पर उनकी संयुक्त रासायनिक सेल समीकरण क्या है। इन तीन चीजों को विशेष तौर से ध्यान रखना है सारे सेल्स में से। ये जो अथवा में क्वेश्चन आता है इसमें अधिकतर वह सेल से संबंधित आता है। इसमें जो भी सेल है, बेकोन सेल है, चाहे लेक्लांश सेल है, चाहे डेनियल सेल, जो भी सेल है, इन सेलों के एक संबंधित आपको पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो डेनियल सेल की हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की। इसकी बनावट कैसे होती है, किस प्रकार से बना हुआ होता है, इसका परिपथ चित्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम बनावट विधि बाद में लिखेंगे, पहले बनाएंगे इसका परिपथ चित्र। क्या बनाएंगे, परिपथ चित्र। कैसा होता है ये, किस प्रकार से इसका परिपथ चित्र होता है। सबसे पहले आपको यहां पे दो पात्र लेना है, ये दो पात्र ले ली। जो फर्स्ट पात्र है, इस पात्र के अंदर आपको ZnSO4 का सॉल्यूशन भरना है। किसका भरना है, ZnSO4 का सॉल्यूशन। और जो सेकंड पात्र है, इसके अंदर आपको भरना है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। क्या भरना है, CuSO4। तो फर्स्ट में अंदर आपने क्या भर दिया, ZnSO4, और सेकंड के अंदर आपने क्या भर दिया, CuSO4। तो यहां पे लिख देना ZnSO4 का सॉल्यूशन, या इसको लिख दो ZnSO4 का विलयन, इसमें लिख दो CuSO4 का विलयन। जिस पात्र में आपने ZnSO4 भरा है, उस पात्र में आपको लगानी है जिंक धातु की छड़। किसकी छड़ लगानी है, जिंक धातु की छड़। और जिस पात्र में आपने CuSO4 भरा है, उसके अंदर लगानी है आपको कॉपर धातु की छड़। तो यहां पे लिख देना ये किसकी छड़ है, Zn धातु की छड़। और ये किसकी छड़ है, Cu कॉपर धातु की छड़। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपने जिसके अंदर ZnSO4 भरा है उसमें जिंक धातु की छड़, और जिसमें CuSO4 भरा है उसमें कॉपर धातु की छड़ लगानी है। अब इन दोनों छड़ों को, जो आपके पास में चालक तार होता है, उस चालक तार की सहायता से एक सेल या बैटरी से जोड़ना है, और इस सेल या बैटरी के साथ में क्या लगा देनी है आपको, कुंजी भी लगा देनी है। इसको हम बोलेंगे सेल या बैटरी, और ये क्या हो जाएगी आपकी कुंजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुंजी। अब सेल या बैटरी का ये जो सिरा है, बड़ा वाला चिन्ह वाला, ये धन है, और ये कौन सा है, ऋण है। इसको आप धन के रूप में, इसको किसके रूप में दर्शा लेना, ऋण के रूप में दर्शा लेना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी का जो सिरा धन सिरा होगा, वे क्या होगा, एनोड। और ऋण सिरा होगा, वे क्या होगा, कैथोड। क्या ये डेनियल सेल का परिपथ पूर्ण हुआ, नहीं हुआ।
डेनियल सेल के परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमें लवण सेतु का उपयोग करना होता है। किसका उपयोग करना होता है? लवण सेतु का। लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें प्रबल विद्युत अपघट्य भरे जाते हैं। तो इसमें हम भर देते हैं, हम लगा देते हैं कि लवण सेतु। क्या लगा देते हैं? लवण सेतु। तो ये हो गया आपका लवण सेतु। ये लवण सेतु है, इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य भरे जैसे केसीएल वगैरह, इसको बोल देते हैं हम लवण सेतु, क्योंकि ये यू आकार की कांच के लिए यहाँ पे रुई की डोट लगाई हुई थी, जिससे ये जो केसीएल वगैरह सॉल्यूशन भरा होता है वो बाहर नहीं निकलता है। अब ये परिपथ क्या होता है? इसका पूर्ण होता है। तो ये तो होता है इसका परिपथ चित्र। क्या होता है? परिपथ चित्र। अब परिपथ चित्र के बाद में इसकी हम लिखते हैं बनावट। क्या लिखते हैं? बनावट। तो बनावट में विशेष तौर से ध्यान देना। तो बनावट में लिखना कैसे? तो भाषा में से लिखना है सर्वप्रथम एक पात्र में ZnSO4 का, एक पात्र में ZnSO4 का विलयन लेते हैं तथा इसी पात्र में Zn धातु की छड़ डालते हैं। कि एक पात्र में ZnSO4 का विलयन लेते हैं और इसी पात्र में Zn धातु की छड़ डालते हैं या लगाते हैं। इसी प्रकार दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन लेते हैं तथा इस पात्र में कॉपर धातु की छड़ लगाते हैं। अब एक में क्या लगाते हैं? ZnSO4 में Zn की छड़ और CuSO4 में कॉपर धातु की छड़ लगाते हैं। अब इन दोनों छड़ों को चालक, इसमें ये लिख देना यहां पे, चालक तार। अब इन दोनों छड़ों को चालक तार की सहायता से सेल या बैटरी द्वारा जोड़ते हैं। अब जो दोनों छड़े हैं इनको चालक तार की सहायता से सेल या बैटरी द्वारा जोड़ते हैं तथा परिपथ को पूर्ण करने के लिए, इस लाइन को याद रखना, परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों पात्रों के मध्य लवण सेतु लगाते हैं। अब इन परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों पात्रों के मध्य क्या लगाते हैं? हम लवण सेतु लगाते हैं। तो ये तो इसकी क्या होती है? बनावट होती है। बनावट में सर्वप्रथम एक पात्र में ZnSO4 का विलयन लेते हैं, इसी प्रकार इस पात्र में Zn धातु की छड़ लगाते हैं, इसी प्रकार दूसरे पात्र में क्या लेते हैं? CuSO4 का विलयन लेते हैं तथा इस पात्र में Cu धातु की छड़ लगाते हैं। अब इन दोनों छड़ों को चालक तार की सहायता से सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं तथा परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों पात्रों के मध्य लवण सेतु लगाते हैं। ये तो होती है इसकी बनावट। अब बनावट के बाद में क्या आती है? इसकी क्रियाविधि आती है। क्या आती है? क्रियाविधि। अब इसकी हमें लिखनी है क्रियाविधि। देखो क्रियाविधि में क्या लिखना है?
कि जब सेल या बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने के कारण जिंक धातु की क्षण का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिंक धातु की क्षण का ऑक्सीकरण होता है, अतः Zn एनोड बनाता है तथा कॉपर धातु है उसमें कॉपर धातु की क्षण है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, अतः वे क्या बनाता है, कैथोड। अब अपचयन होने पर कैथोड बनाएगा। अब क्या होगा, जो CuSO4 है और ZnSO4 है, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जो CuSO4 का विलयन है इसमें Zn और Cu आयनों के रूप में अपघटित होंगे और आयनों के रूप में अपघटित होने के कारण जो इसके आयन है इसमें विपरीत क्रिया के रूप में कार्य करेंगे, तो इसमें भी क्या करेगा, विपरीत क्रिया के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो एनोड है वह ऑक्सीकरण की तरह कार्य करेगा और कैथोड किसकी तरह कार्य करेगा, अपचयन की तरह कार्य करेगा। तो क्रिया विधि में आपको ऐसा लिखना है, देखो इसमें जब सेल या बैटरी की सहायता से, कि जब सेल या बैटरी की सहायता से परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, जब सेल या बैटरी की सहायता से परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। अब जब इसमें सेल या बैटरी की सहायता से परिपथ में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के कारण जिंक की छड़ का ऑक्सीकरण होता है, प्रवाहित करने की जाती है, तो Zn की छड़ का ऑक्सीकरण होता है। तो Zn की छड़ का ऑक्सीकरण होगा, तो Zn की छड़ का ऑक्सीकरण होगा तो अतः Zn एनोड बनाता है, अतः Zn एनोड बनाता है। इसी प्रकार कॉपर की छड़ का अपचयन होता है, अपचयन होता है, अतः कॉपर कैथोड बनाता है। जिंक तो एनोड बनाता है और कॉपर क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। अब कैथोड बनाने के बाद में हम ये कह सकते हैं इसमें कि सेल में जो धारा करवाने के कारण जो कॉपर से जिंक की ओर और जिंक से किस तरफ चलते हैं, कॉपर की ओर चलते हैं, तो कैथोड पर धनावेश और एनोड पर क्या रहता है, ऋणावेश रहता है। ये किस कारण आता है, इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये तो सेल और बैटरी थी और ये इसका परिपथ चित्र था। अब परिपथ चित्र में यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे क्या है, एनोड है। इसमें सेल है, बैटरी की बात करते हैं, ये माइनस में होता है, ये क्या होता है, प्लस में होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो ये एनोड क्या होता है, माइनस, और ये किसके रूप में आ जाता है, प्लस के रूप में आता है। कि इनमें यहाँ की प्रकृति होती है, ये माइनस के रूप में होती है, किसके रूप में होती है, प्लस के रूप में होती है। ठीक है, क्योंकि ये तो बैटरी का प्रतीक चिन्ह है भाई, ये सेल क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, जबकि यहाँ पे एनोड माइनस में, कैथोड किसमें, प्लस के रूप में। अब जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने के कारण ये चिन्हों को क्या कर देंगे, परिवर्तित करें। सेल में धारा प्रवाह कॉपर से किस ओर हो रही है, जिंक की ओर हो रही है, तो यहां पे लिख लेना सेल में धारा का प्रवाह Cu यानी कॉपर से जिंक की ओर होता है। इसमें धारा का प्रवाह किस ओर से होता है, किस ओर तरफ चलता है, यानी कैथोड से किस तरफ चल रहा है, एनोड की तरफ चल रहा है। अतः कैथोड धनावेश एवं एनोड ऋणावेश होता है। अतः कैथोड धनावेशित एवं एनोड ऋणावेशित होता है। यह है इसकी क्रिया विधि। इस क्रिया विधि को आपको ध्यान रखना है। अब यदि इसकी हम सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो सेल रिएक्शन में आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले रिएक्शन में यहां पे
एनोड का ऑक्सीकरण। अब एनोड का ऑक्सीकरण है, अब देखो एनोड पे यहाँ पे कौन है, Zn है, और इस Zn का ऑक्सीकरण कैसे होगा, अगर Zn है वे दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग। तो यहाँ पे लिखना आपको ZnS के रूप में। अभिक्रिया प्रमाण यहाँ पे क्या जाएगा, Zn+2 AQ के रूप में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये क्या कर देगा। अब इसके बाद में क्या है, कैथोड का अपचयन। किसका अपचयन है, कैथोड का। तो कैथोड के अपचयन में कौन ले रहे थे आप, कॉपर को ले रहे थे। तो कॉपर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। अब इन दोनों में यहाँ पे कैथोड और एनोड की दोनों की प्रकृति आ गई। तो इसमें जो लास्ट चीज है वह ये है कि कैथोड और एनोड को आने के बाद में संपूर्ण सेल रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है, संपूर्ण सेल रिएक्शन लिखनी है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे संपूर्ण सेल रिएक्शन, संपूर्ण सेल रिएक्शन में यहां पे क्या है भाई, Zn प्लस यहां पे क्या है, Cu+2। अभिक्रिया करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, Zn+2 प्लस Cu। ये आपकी संपूर्ण सेल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये संपूर्ण सेल रिएक्शन हो जाती है और ये आपका डेनियल सेल कंप्लीट हो जाता है। यहां पर परिपथ चित्र हो गया, बनावट हो गई, क्रियाविधि हो गई और सेल रिएक्शन हो गई। यहां तक ये कंप्लीट होता है डेनियल सेल। इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन वाली। ये चीजें अधिकतर 1 नंबर में पूछ जाती है। निम्नलिखित सेल की सेल रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीकरण की प्रकृति है, अपचयन की प्रकृति है या संपूर्ण सेल रिएक्शन है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी विशेष तौर पे। यहाँ पे बैटरी के सिरे हैं, ये माइनस के रूप में, ये प्लस रूप में। धारा किस तरफ से बहेगी, कैथोड से किस तरफ बहेगी, एनोड की तरफ बहेगी। जो चीज मैंने अच्छी तरह से, सेल में धारा का प्रवाह कॉपर से किस तरफ हो रहा है, जिंक की तरफ हो रहा है, ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। तो कैथोड पर धनावेशित और एनोड पर ऋणावेशित स्थिति होती है। तो इस आज की क्लास के लिए हम इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहां तक प्रत्येक बच्चा अच्छी तरह से ध्यान दें। धन्यवाद।